हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जब हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, हमने पहली वीडियो में देखा था कि क्यों इन्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एसेट क्लासेस जो हमें अवेलेबल है जहाँ पे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट क्यों वन ऑफ द बेस्ट इक्विटी मार्केट्स है वर्ल्ड में, जहाँ पे आप अच्छे हेल्दी रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो और इंडियन इक्विटी मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मे बी आप इस वीडियो को एक हाई स्पीड में देख सकते हो, मतलब 1.5 2x में देख सकते हो, बट कंप्लीट वीडियो देखना, तभी आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इंडियन इक्विटी मार्केट्स के बारे में। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड एजेंट्स बोलते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हेल्दी रिटर्न्स गेन करोगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो फंड मैनेजर हैं वो भी इस चीज़ को अपने ब्लॉग्स, अपने पोस्ट, इन सब में मेंशन करते हैं। तो इसी चीज़ को हम जानेंगे कितना लॉन्ग टर्म टाइम में आपको जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। मैंने एक स्टडी करी थी जिसमें हमने बहुत सारे जो एनएससी का हिस्टोरिकल डाटा है या फिर सेंसेक्स का हिस्टोरिकल डाटा है लास्ट 20 ईयर का, उसको स्टडी करी। उसमें देखा कि कैसे हम ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो सेम चीज़ को अगर हम देखें पहले, तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर हम देखें 1979 में जो सेंसेक्स है, फर्स्ट टाइम जो स्टॉक मार्केट था वो लिस्टेड हुआ था, और सेंसेक्स में जो उस टाइम पे था 100 बेसिस पॉइंट पे था। और अगर हम आज देखें तो आज है 52,100 के आसपास। तो अगर हम देखें जो उसमें जो गेन्स हुए हैं पिछले 42 सालों में, वो ऑलमोस्ट 52,000% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ₹1 भी अगर उस टाइम पे सेंसेक्स पे इन्वेस्ट किया होता, तो वही चीज़ आज 52,100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती उसके। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी है आगे। तो अगर हम देखें बहुत सारे दौर से गुजरा है जो हमारा जो इक्विटी मार्केट है। जैसे कि अगर हम 1989 में देखें तो उस टाइम पे राजीव गांधी असैसिनेशन हुआ था। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे जिसके बाद इंडिया को इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन करना पड़ा। फिर हसद मेहता स्कैम था, बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे। फिर बीच में एक पीरियड था जहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अनसर्टेन थी, लगातार जो पीएम थे वो बार बार चेंज हो रहे थे और हर कोई रेजिग्नेशन दे रहा था, बिकॉज एक जो कंप्लीट मेजोरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट नहीं आ पा रही थी। वहीं उस टाइम पे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था। फिर उसके बाद कारगिल वॉर, .com बबल, पार्लियामेंट अटैक। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी रेजिलियंट रहा है। मतलब इसमें जो रिटर्न्स है, इसके बावजूद भी, इन सब इवेंट्स के बावजूद भी जो रिटर्न्स है काफ़ी अच्छे हैं। फिर सब प्राइम क्राइसिस, सत्यम स्कैम, यूरोपियन डेट क्राइसिस, मुंबई अटैक, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड क्राइसिस, इन सब चीज़ों के उभरने के बावजूद भी जो हमारे मार्केट है उसने अराउंड जो रिटर्न्स दिए हैं काफ़ी अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें कि इन सब चीज़ों से बेनिफिट हुआ किसको है कि जो इतने रिटर्न्स आए हैं 42 ईयर्स में। जनरली जो एक मिडिल क्लास पर्सन है या फिर लोअर मिडिल क्लास पर्सन रहता है, उन सब चीज़ों को तो काफ़ी उनका जो माइंड सेट होता है वो होता ही नहीं इन्वेस्टिंग की तरफ। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर हम उन सब चीज़ों को अगर यूज़ कर पाएँ तो हम भी इन्वेस्टिंग के फ़ायदे ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका मेन बेनिफिट हुआ है वो हुआ है रिच लोगों को। साथ ही साथ जिन लोगों ने FIIs जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन सब लोगों ने वेल्थ क्रिएट करी है। तो हमारे पे एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोगों को उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के बारे में ये वीडियो का है। तो मैंने एक स्मॉल स्टडी करी थी जिसमें आपको मैं वो डाटा दिखाता हूँ। तो लास्ट 2020 से लेके 2021 तक का जो सेंसेक्स का डाटा उसको एनालाइज करने की कोशिश करी कि अगर सम पर्सन अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टिंग पीरियड अगर उसका 1 साल का है, मान लो कि 2000 में उसने इन्वेस्ट किया। ये जो डाटा है ईयरली डाटा है जनवरी 2000 का, फिर जनवरी 2001, देन इस तरीके से जनवरी 2021 तक का डाटा है। उसके बेस पे अगर कोई 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो फर्स्ट ईयर उसको 16% का रहता। तो इस तरीके से जो है, बाकी अगर कोई 2001 में करता और 1 साल के लिए करता तो 1 साल बाद उसके रिटर्न्स कितने होते हैं। वहीं फिर जो नेक्स्ट है इसमें है कि अगर कोई 2 ईयर्स के लिए रिटर्न वो करता इन्वेस्ट करता, जैसे 2000 में किसी ने इन्वेस्ट किया है, 2002 में अगर कोई विड्रॉ करता तो उसको क्या प्रॉफिट गेन जो भी होता वो क्या होता। तो इस तरीके से पिछले 10 ईयर का क्या है कि अगर कोई 2000 में करता हो, 10 साल बाद अगर निकालता, देन उसको ये बेनिफिट रहता। तो इससे कोशिश करिए कि कहाँ पे जो सबसे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कौन सा सबसे सही ईयर है। तो उसी चीज़ को मैंने एक प्रेजेंटेशन के इससे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर हम फर्स्ट ईयर में देखें, जैसे अगर कोई 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें 21 ईयर है 2000 से लेकर 2021 तक। 21 ईयर में से केवल 6 ईयर ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हम सेंसेक्स की।
तो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसके बारे में। तो पिछले केवल 6 साल ही ऐसे रहे हैं जहाँ पे जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहे हैं। साथ ही साथ जो एवरेज रिटर्न पर ईयर मिला है, क्योंकि एक ही ईयर है, तो इसमें 14% का जो एवरेज रिटर्न रहा है। अगर आपने किसी भी एक साल में जनवरी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, नेक्स्ट ईयर अगर आप जनवरी में निकालते हो तो आपको 14% का एक एवरेज रिटर्न है। बट वहीं अगर कुछ ईयर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो आपको जो है लॉस कर रहा है, तो वो है 46% का जो मैक्सिमम लॉस है वो हुआ है। तो 6 ईयर ऐसे रहे हैं जहाँ पे कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो 71%, क्योंकि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करनी है, क्योंकि अनसर्टेन इवेंट्स कभी भी आ सकते हैं। तो वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर कोई 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, सपोज 2000 से लेकर 2002 में अगर विड्रॉ करता है, 2 ईयर का अगर उसका पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो अगर उसमें देखें तो उसमें जो एवरेज रिटर्न है पर ईयर, एवरेज रिटर्न पर ईयर, तो ये 16% है। मतलब आपका जो रिटर्न है वो एवरेजली इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप 1 ईयर से 2 ईयर जा रहे हो। साथ ही साथ जो आपका मिनिमम जो मैक्सिमम मिनिमम जो डैमेज है कैपिटल को, वो भी मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे 46% था, यहाँ पे 36% डैमेज हो रहा है अगर आप 2 ईयर के लिए कर रहे हो। वहीं फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 5 ईयर ही ऐसे रहे हैं जहाँ पे कि आपका जो ड्रॉ डाउन हुआ है 20 में से, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो 75% के आसपास आ जाती है। वहीं अगर हम इसको और आगे एनालाइज करें कि अगर हम 3 ईयर के लिए करते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 ईयर ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, बाकी जो एवरेज रिटर्न है वो आपके इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे 17% 18% के आसपास एवरेज रिटर्न पर ईयर, मतलब 3 ईयर के तो 18%, एक ईयर में 18। वैसे ये सही तरीका नहीं है एवरेज निकालने का, बट जनरली वैसे CAGR में रिटर्न्स निकालते हैं, बट एक अच्छे तरीके से समझाने के सिंपल तरीके से तो ये है कि 17% के आसपास रिटर्न है। और जो मैक्सिमम रिटर्न आए हैं इस पीरियड में वो आया है 205, और जो ड्रॉ डाउन है वो भी लिमिट हुआ है 36% है। अगर हम इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये अराउंड 90% के आसपास की प्रोबेबिलिटी शो करता है। वहीं जब आपका जो पीरियड है वो 4 ईयर जाता है, अगर आप होल्डिंग पीरियड 4 ईयर करो, 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे केवल एक ही साल ऐसा आया है जहाँ पे कि नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। 18 में से केवल एक ही साल आया है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट गेन करने की वो है 95% के आसपास आ जाती है। और जो एवरेज रिटर्न है पर ईयर वो भी इंक्रीज हो रहा है 20% के आसपास। तो हर साल 20% मिलेगा, 20% रिटर्न दिए हैं 4 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट 81-82% रिटर्न हो रहा है। और मैक्सिमम जो रिटर्न मिला है वो है 33%। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो। वहीं पे जो मिनिमम रिटर्न है, जो आपका पहले अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो तो जहाँ 45% के आसपास है, वहीं यहाँ पे अराउंड 2% तक का ही रिस्क आ रहा है। वहीं अगर हम पीरियड को और लंबा करते हैं, अगर आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे कोई भी एक ऐसा ईयर नहीं आया जहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो 17 में से कोई भी ईयर ऐसा नहीं मिला, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% के आसपास आ जाती है। वहीं जो एवरेज रिटर्न है पर ईयर वो इंक्रीज होकर 21% हो चुका है, और जो मिनिमम रिटर्न मतलब एटलीस्ट जो मिला है वो 12% के आसपास हुआ है। तो जो और मैक्सिमम रिटर्न है वो 440 के आसपास। वहीं अगर हम पीरियड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं 7 ईयर्स के आसपास, तो रिटर्न और अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं, जो एवरेज रिटर्न है आपका और अच्छा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इन सबको समराइज़ करें इस स्टडी को, तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल गई हैं, वहाँ पे मैंने एवरेज रिटर्न दिया था, यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न दिया था। तो अगर हम 1 ईयर होल्ड कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज कंपाउंडिंग जो है वो 15% के आसपास है। जैसे जैसे हम होल्डिंग पीरियड इंक्रीज़ करते हैं, हमारा जो कंपाउंडिंग है वो इंक्रीज़ होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम होल्ड करते हैं, तो 4 ईयर के बाद कह सकते हो आपके एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है कि जहाँ से आपके जो रिटर्न्स हो नेगेटिव आना बंद हो जाते हैं। और ये सब डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पे भी इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप 5 ईयर से ऊपर के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक सेफ साइड हो जाते हो कि आपके जो हिस्टोरिकली कि रिटर्न्स नेगेटिव नहीं आ सकते। और मे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जैसे कंपाउंडिंग जो 4 ईयर के बाद वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्ल्ड का 8वां वंडर है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और जो इसको समझ लेता है वो उस चीज़ को मतलब वो हमेशा बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। तो अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग जो जनरली लोगों को लग रहा है कि कंपाउंडिंग डिक्रीज हो रही है, बट आपके जो एक्चुअल रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है, वो हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग हर साल कंपाउंडिंग का मतलब क्या, अगर 15% कंपाउंडिंग है तो मतलब फर्स्ट ईयर आपको 15% का इंटरेस्ट है, देन नेक्स्ट ईयर उस 15% पे भी 15%
फिर नेक्स्ट ईयर 15% में 15%। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था 15 को मेंटेन करना, जबकि हमारे मार्केट्स ऑलमोस्ट 14% के आसपास रिटर्न्स दे देते हैं कंपाउंडिंगली। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, कंपाउंडिंग रिटर्न्स एंड एवरेज, क्योंकि ये अगर जनरली किसी को समझना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि एवरेज रिटर्न पर ईयर कितने आए हैं। तो जैसे जैसे आप पीरियड होल्ड लंबा करते हो तो वैसे वैसे रिटर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर 10 ईयर का पीरियड है तो एवरेज जो मिला है वो 25% पर ईयर, और 10 साल के लिए वही 25 इंटू 10 तो 250% के आसपास। वहीं अगर हम एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें जो कि वर्ल्ड के सबसे जो जाने माने इन्वेस्टर्स हैं, तो एक बार जेफ बेजोस जो अमेजोन के CEO, उन्होंने पूछा था वॉरेन बफेट से कि आपका जो इन्वेस्टिंग का स्टाइल है वो काफ़ी सिंपल है, फिर क्यों लोग उसको कॉपी नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि ज़्यादातर लोग रिच तो बनना चाहते हैं बट वो रिच स्लोली नहीं बनना चाहते। सेम चीज़ मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को भी कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में तो वो चाहता है कि ओवरनाइट्स गेन, कि आज इन्वेस्ट किया कल डबल परसों ट्रिपल, तो जैसे वो 21 दिन में डबल वाली जो मेंटेलिटी है वो रहती है। बट अगर कोई कंपाउंडिंगली देखें तो हमारे जो इंडियन मार्केट है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो रिटर्न्स बोलते हैं कि 14 to 15% का CAGR पर ओवर अ ईयर दे रहे हैं लास्ट 25 ईयर से। तो वहीं अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें, जिनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, तो उसका अगर हम एनुअल CAGR देखें तो वो है 19% के आसपास, जहाँ की इंडियन, अगर आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा रिसर्च करें, अगर आप सिंपल सेंसेक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके इक्विटी ETFs में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको 14 to 15% का एक सिंपल, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए भी रिटर्न दे देते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं बट हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते। वहीं अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट देखें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है, तो अगर एक केस लें वॉरेन बफेट की वेल्थ का, तो अगर हम देखें जब वो 15 ईयर के थे तो उस टाइम पर उनकी वेल्थ केवल $6,000 ही थी। वहीं जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज़ हुई उनकी वेल्थ और इंक्रीज़ हुई। और वहीं पे अगर हम देखें जो उनकी जो 90% ऑफ द वेल्थ है वो लास्ट 5 ईयर्स में बनी है। अगर हम यहाँ पर देखें 83 की एज में उनकी 58 बिलियंस के आसपास वेल्थ थी। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने इसमें जो रिटर्न्स का दिया था वो केवल एवरेज का दिया था, साथ साथ कंपाउंडिंग में दिया था ताकि ज़्यादातर लोग समझ पाएँ। तो अगर हम देखें कि वॉरेन बफेट का जो पोर्टफोलियो वो 19% के आसपास का रिटर्न देता है, वहीं जो हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट है वो इतनी इफिशिएंट है कि विदाउट कुछ करे आपको 13% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो अगर आप सिंपली भी इन्वेस्ट करो, मे बी वॉरेन बफेट ना बनो, बट एक छोटे मोटे वॉरेन बफेट तो बन ही सकते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में डरते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो उसी चीज़ के जो मेरा मेन मकसद था इस वीडियो सीरीज़ का, यही कि जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को इंडियंस कम ग्रैब कर रहे हैं, जबकि बाहर से FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर है, पेंशन फंड है, वो सब लोग इंडिया में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडियन मार्केट्स में जो इकोनॉमी में जो दम है, या फिर जो इंडियन इकोनॉमी में जो फेथ है फॉरेनर्स का वो ज़्यादा है, बट हम लोग कतराते हैं, डरते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मेंटेलिटी के साथ जो हम करते हैं इन्वेस्ट, वो कि ओवरनाइट्स गेन। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो 10 ईयर 5 ईयर्स इस पीरियड के लिए, देन आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो सिंपली इंडेक्स फंड के अंदर भी। तो ये था इस वीडियो का मेन मोटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी, एंड थैंक यू।